उसको रूप लेकर? कुमंतर की स्टोरी तो बहुत ही अलग है। मेरे पास एक्चुअली एक आर्टिस्ट है विवेक नौटियाल करके, वो आए मेरे पास अपना गाना लेके कि इसको फोक बनाना है विशाल भाई। हाँ, मेरा एक प्रिय मित्र जो अभी इस दुनिया में नहीं है, गुंजन डंगवाल, उसके साथ मैंने बहुत काम किया। हम लोग 3-4 साल एक ही छत एक ही घर के अंदर रहे। अगर गाने की कॉम्पोजिशन आप पुरानी उठा के आप उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बना रहे हो तो आप उसको फ्यूज़ करो। अगर आप पुरानी उठा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको उसी जॉनरा को बेस्ट लेवल क्वालिटी का देना चाहिए। जब मेरे से पैसे यही ले रहा है तो मुझे क्यों सिखा रहा है? मैंने कहा कुछ तो बात है। फिर ओनर से मिला तो ओनर ने बोला ये रिकॉर्डिस्ट है। मैंने कहा अच्छा, रिकॉर्डिस्ट की इतनी वैल्यू है तो मैंने कहा डायरेक्टर की कितनी होगी? वो आपने सुना होगा एकापेला 2, एकापेला 3 की बात नहीं करूंगा मैं, वो आप पूछ लेना मुझसे क्या हुआ उसमें। कुछ नहीं समझ नहीं आता ना यहाँ पे लोगों को। लड़कियों के ऊपर है ये, डिस है ये एक तरीके से। नहीं कर सकता हम कि भाई मेरा गाना है, मैंने कंपोज किया हुआ है या जो भी है। फिर उन्होंने जिससे करवाना चाहा उससे करवाया। छोटा सा नाम होगा उसमें लास्ट में देखना आप, मेरा कोई योगदान नहीं है फिर उसमें तीसरे में। ये ऐसा होना चाहिए, गाना अच्छा है, गाना है तेरे पास, ला मैं गाता हूँ, ये होना चाहिए। और ये है ही नहीं। उसका नाम हटा देंगे, क्रेडिट हटा देंगे उसका। हम तो कुछ भी नहीं बोलते आजकल की डेट में। आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट ऐसे उसमें आएगा रुतबे में कि पता नहीं उससे है ही नहीं कुछ यहाँ पे। ये है, हम कुछ बोलते ना भैया माइक मत छूना, क्यों ना छूए, पैसे दे रखे हैं वो। मतलब नमस्कार, प्रणाम पैलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस नए एपिसोड में हमारे बीच हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड कंपोजर। तो चलिए मिलाती हूँ आप सभी को हमारे आज के गेस्ट से, विशाल शर्मा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाइब है, एकदम नई न्यू सी वाइब। जी सर। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, हमारी बातचीत में सबसे पहले तो मैं आपके बारे में सिर्फ यही जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक में आपकी एंट्री कैसे हुई, बचपन से लेकर और अभी तक आपकी लाइफ में वो क्या रोल प्ले करता है। और मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि बचपन से लेके अभी तक आपकी जर्नी क्या रही है। मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का हूँगा। जस्ट आई थिंक चलना सीख करके बोलना सीखा हूँगा। उसके बाद मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, टेबल होता ना टेबल, उसी से खड़ा हो रहा हूँ, उसी को बजा रहा हूँ। तो घर वालों को समझ नहीं आया क्या कर रहा है, ये पीट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मुँह से आ करके करता था मैं। ये बचपन में मेरी आदत थी। मैंने अपनी वीडियोस भी देखी है कुछ ना, कैमरे थे हमारे पास उस टाइम पे, तो मेरी बनी है। एक्चुअली मैं 94 बॉर्न हूँ। यार एज का पता तो नहीं चलेगा इससे चलो अब तो बोल दिया गया। बाकी धीरे करके बड़े होते रहे। स्कूल टाइम पे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम हो गए, गा दिया, देशभक्ति गीत गा दिए, भजन गा दिए। भजन में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो सर ने देखा, वही जैसे मैम ने पूछा कि कोई बच्चा है सिंगिंग करना चाहता है, तो मेरा दोस्त एक अदीप नामक एक मेरा दोस्त है, बहुत ही बेटा आ रहा हूँ मैं अभी अदीप पे, तो उसने मेरा हाथ, हाँ मैम ये गाता है कि, और मेरा हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई कि अब तू मेरे कान में सुनाता ना, अब वहाँ जाके सुना की। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ चक दे पट्टे कर दिया एकदम वहाँ गा पे। दिया बिल्कुल बढ़िया से। हाँ वही तेरी ओर वाला गाना। तो वो सुनाया मैम को, मैम प्रसन्न एकदम बढ़िया करके। मैम ने हाथ पकड़ा मेरा, क्लास कोई हल्ला नहीं मचाएगा। मैं कह रहा आज मेरी वाट लगी, प्रिंसिपल मेरे को ख़त्म करेगी आज। मैंने कहा मैंने गाना गा दिया और ये नहीं करना था। तो वो ले गई मुझे वैभव आर्या हमारे म्यूज़िक टीचर हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ म्यूज़िक ना पूरा। उन्होंने हारमोनियम बैठा के मेरे को पूरा सिखाया है कि ऐसे बेटा आपको प्रेजेंट करना है, ये नोट्स होते हैं, ये अलंकार, ये वो सब बेसिक चीज़ें पूरी मैंने स्कूल से ही सीख ली थी। तो आपकी क्लास टीचर कौन थी उस वक्त? मेरी क्लास टीचर तो याद भी नहीं मुझे। मेरे को म्यूज़िक टीचर याद है मेरे, वैभव सर, नंदिनी मैम और एक राखी मैम, वो डांस टीचर थी। अमित सर भी थे उस वक्त? अमित सर, हाँ। अरे आप तो मेरी जूनियर रह चुके हैं ना। आप अदिति के साथ के हो क्या? अदिति वगैरह के? ओके। हाँ, तो बस यही 4 थे। म्यूज़िक रूम था बास्केटबॉल कोर्ट के पास, तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। नहीं एक्चुअली पहले पीछे था, जब मैं 9th क्लास पे था तो बैक साइड था, वहाँ पे स्टार्ट हो गया था मेरा म्यूज़िक का। फिर उसके बाद पता नहीं था कि डायरेक्शन करूँगा या लैपटॉप लेके म्यूज़िक बनाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। इंटरेस्ट आया कि चलो हारमोनियम पकड़ लेता हूँ। हारमोनियम पकड़ा कि समझ नहीं आया मेरे को, ब्लैक एंड वाइट ना मेरे को समझ नहीं आता, ऊपर नीचे तो मेरे को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगा उसको, कि एक स्केल है, 12 नोट्स हैं, आप कैसे बजेगा ये ना। तो उसको फिगर आउट किया, फ्लूट पकड़ ली, फ्लूट फिगर आउट करी, तबला पकड़ लिया, तबला फिगर आउट किया। मैंने कहा यार अब करते हैं कुछ नया गेम स्टार्ट।
फिर दिल्ली गया मैं वहाँ से सीधा। स्कूलिंग हो गई थी मेरी 11 हाँ 12th हो गई थी मेरी तब तक करते करते ये सब करते करते ना, शोज़ किए वो किए बहुत उड़ीसा तक गया हूँ मैं 200 रुपये लेके। मेरे घर वालों ने मुझे 200 रुपये दिए हैं और मैं भी कोई डिमांडिंग बच्चा नहीं था। मैं भी चुपचाप से पकड़े और पूरा उड़ीसा घूम के आया हूँ। 1 हफ्ते की 3 दिन तो जाने जाने में लगे और 3 दिन आने आने में। वहाँ 2 दिन रुके थे हम। तो मेरी प्रिंसिपल मैम को सब कुछ देख रही होंगी मैम भी अभी। तो मैम ने पूरा सब खर्चा वर्चा उठा के बच्चे की तरह एकदम जैसे वो अपना बच्चा नहीं होता वैसे ले गई, वैसे ला करके मेरे माँ बाप को सौंप दिया मुझे। और ये भी बोला था कि आपका लड़का बहुत कुछ करेगा, अच्छा करेगा, जो भी करेगा। उनको भी घर वालों को समझ नहीं आया, नहीं तो म्यूज़िक सीखता फिर मैं बाहर ना। मैंने म्यूज़िक नहीं सीखा उसके बाद। जो था मेरा स्कूल के टीचर ने, वैभव सर ने, वैभव आर्या उनका नाम, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। उसके बाद सर मुझे मेरठ में अपने साले के स्टूडियो ले गए। वो स्कूल का था। वेद मंत्र रिकॉर्ड हुए थे वहाँ पे मेरे। वो अभी भी शायद बजते होंगे स्कूल में। तो उस टाइम पे पूरा कम से कम 15 मिनट के वेद मंत्र हमने 4 बंदों ने रिकॉर्ड करे थे वो जाके वहाँ पे। तो मुझे पता चल गया था माइक कंट्रोल के बारे में ना, क्योंकि बहुत डांट खाई थी मैंने कि यही पीछे खड़ो, आगे मत खड़ो। हम तो कुछ भी नहीं बोलते आजकल की डेट में। आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट ऐसे उसमें आएगा रुतबे में कि पता नहीं उससे है ही नहीं कुछ यहाँ पे। ये है, हम कुछ बोलते ना भैया माइक मत छूना, क्यों ना छूएं, पैसे दे रखे हैं। मतलब अभी माइक छू मतलब उसमें आवाज़ आ जाती है ना। फिल्टर होता है उसमें, और नहीं लगाना चाहिए हाथ कभी भी माइक वाइक पे, नहीं छेड़ना चाहिए। वोकल सेट करी, देन कहाँ था मैं? आप स्टूडियो गए थे वैभव के? हाँ मैं भी बता रहा था ना। तो वहाँ पे मैंने माइक कंट्रोल वगैरह ये सब सीखा, माइक के बारे में सीखा। देन मुझको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सब क्या है, ये मॉनिटर, ये मतलब स्पीकर ही बोल रहा था मैं। तो उन्होंने बताया कि ये मॉनिटर्स होते हैं, इनसे ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है और ये वो सब। फिर धीरे धीरे करके दिल्ली जा करके गेम चेंज कर दिया मैंने अपना। मैंने घर में आया, मैंने कहा भैया कुछ ना कुछ करके उस टाइम पे मैंने 50,000 रुपये लोन से उठाया और मिडी ली, हेडफोन लिया, कंप्यूटर तो था ही मेरे पास, और क्या क्या होता है, इंटरफेस लिया, माइक लिया, ये सब ले करके घर में खोल लिया मैंने स्टूडियो। 500 रुपये से पहला गाना स्टार्ट किया था मैंने। वो कौन सा था पहला गाना? वो तो रैंडम ऐसी पता नहीं, एक रैपर आया हुआ था, वो भी बेचारा अच्छा था वो लड़का, अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया लड़का था वो। तो उसने पहला गाना रिकॉर्ड कराया इस भरोसे पे कि अब भाई कुछ बढ़िया म्यूज़िक देगा। तो भरोसे से ही चलती है देखो कहानी, भरोसे वो भरोसा नहीं करता मुझ पे तो आज शायद मैं कुछ बन नहीं पाता। तो उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि भैया मोटिवेट किया। फिर 4-5 लड़के वो बन गए थे मेरे परमानेंट क्लाइंट बन गए थे। वो आते थे भोलेनाथ के ऊपर गाने बनाते थे, थोड़े थे वो जोगी टाइप ना, मतलब वो वाले ना। तो आए वो, फिर कॉन्टीन्यूसली उन्होंने बोला यार विशाल भाई आप ना थोड़ा यूनिक दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा भाई मेरे को जो मेरे अंदर फील है म्यूज़िक का, मैं तो क्योंकि मैं वेस्टर्न बहुत सुनता हूँ, हिप हॉप ये वो, ट्रेविस स्कॉट और ये सब सुनता हूँ मैं। तो मैं उनको चाहता था कि अभी भी मेरा यही है कि गढ़वाल में ना मेरे को अच्छा इंस्ट्रूमेंट डाल करके प्रेजेंट करना है यहाँ पे, ताकि दिल्ली के लोग ना, जैसे दिल्ली जाता हूँ मैं तो पूछते हैं भैया गाना सुनाना, अपना एक गाना सुना दे, ठीक है। वो सुन रहे हैं ना अलग लेवल। यहाँ का लेवल आपको तो पता ही है, यहाँ का फोक है। फोक को भैया आजकल जेनजीज को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा कल्चर है। एग्जैक्टली। और कल्चर को मैं किसी चीज़ से नहीं जोड़ूंगा, कल्चर को मैं किसी गीत से, किसी पहनावे से, मैं किसी से नहीं जोड़ूंगा। कल्चर अपने अंदर होता है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे, आपका मैनरिज्म कैसा है, आप आदर सम्मान कितना कर रहे हो, बस ये है कल्चर हमारा। ये नहीं कि आप पहन क्या रहे हो, ओढ़ क्या रहे हो। भाई मैंने शूज़ पहने हैं, कैप लगाता हूँ, ड्रॉप शोल्डर पहनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहाड़ी नहीं हूँ या मेरे अंदर कल्चर नहीं है ना। एक बहुत अच्छी बात हमारी ऑडियंस को और हमें भी लगी कि कल्चर सिर्फ पहनावे, खाने और किस तरीके से आप बोलते हैं उससे नहीं होता, जी, कल्चर आपके अंदर अंदर होता होता है जी। है। बिल्कुल जी। तो आपका जो अभी जैसे आपने बताया कि 9th क्लास में थे आप, तो आपका फर्स्ट सॉन्ग वो जो परफॉर्म किया था वो कौन सा था? वो था तेरी ओर। उस टाइम पे सिंग इज किंग का एक गाना था और राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत चलते थे, तो वही गाया था मैंने क्लास में। काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे सब लोग। बस तब से स्टार्ट हो गया मेरा एक, और मैंने भी खुद से सोच लिया था कि 10th के बाद मुझे म्यूज़िक लेनी है, 11th में, 12th में भी मुझे म्यूज़िक से ही करना है। उसके बाद ये जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उसके सब कुछ करके, बट एक्चुअल में हो नहीं पाए। बाद में मैं प्रोडक्शन पे लग गया था 12th के बाद। तो जैसे आपने बताया कि आप लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे जी, आपसे उस हाँ, गाने के होता बाद, रहता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग भी इम्प्रेस हो जाएं थोड़ा, हमें भी अगर 2 लाइनें उस गाने की। बिल्कुल। गाना तो बहुत पुराना है वो।
तेरी ओर हाय रब्बा, बस यही है स्टार्टिंग का। तो बाकी अंतरे थे उसमें, कुछ जी। सुनाए थे मैंने, याद नहीं आ रहा अभी। और बाकी जैसे अभी आपका रूप को मंतर जो सॉन्ग है, हाँ जी। वो बहुत ही ज़्यादा अभी वायरल चल रहा है और मिलियंस उसमें हो चुके हैं। जी। तो उसकी बैक स्टोरी या उसकी बैक स्टोरी अपने एंड से मुझे बताइए कि मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको रूप लेकर। को मंतर की स्टोरी तो बहुत ही अलग है। मेरे पास एक्चुअली एक आर्टिस्ट है विवेक नौटियाल करके, जी। और वो आए मेरे पास अपना गाना लेके कि इसको फोक बनाना है विशाल भाई, और इसको हम सेल आउट करेंगे, हमारा यही रहता है गाने बनाओ और दो आगे प्रेजेंट करो। तो वो गाना बनाया था, बहुत फोक था वो। फिर अचानक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है प्रियंका मेहर, तो वो आती है मेरे स्टूडियो में, वो उस गाना सुनती है, उसको पसंद आ जाता है वो। तो हमने अरेंजमेंट करी, उसमें एड ऑन्स किए थोड़े से। जब वो बन गया था तो स्टार्टिंग हुई थी अभी पिछले साल, उस गाने की स्टार्टिंग चल रही थी, और स्टार्टिंग पे ही उसने बोल दिया था कि मुझे ये गाना चाहिए अपने चैनल के लिए। तो बस बन गया वो। अब धीरे धीरे उसमें चीज़ें ऐड हुई, मॉडर्नाइज़ किया उसको, बहुत पूरा फोक हटाया उसमें से। सिर्फ रिदम थी जो एक ढोलक चलती है यहाँ पे उत्तराखंड में, बस वो लगाया, बाकी उसके बाद पूरा उसको मॉडर्न किया, पूरा उसको मॉडर्नाइज पूरा करके मॉडर्नाइज़ किया बिल्कुल जी। किया। और जैसे जब म्यूजिक प्रोडक्शन में आप हैं, जैसे जब म्यूजिक बनता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग टू एंड, मतलब मुझे हर बारीक डिटेल के बारे में मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले हम लिरिक्स या कॉम्पोजिशन फाइनल करते हैं। जैसे किसी ने अच्छे बोल लिखे हुए हैं तो हम उसको देखेंगे कि ये यहाँ की जो रिदम है, रिदम पैटर्न है, उस पे इसका मीटर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसमें हम कॉम्पोजिशन डालते हैं, या कभी कभी हमारे पास कॉम्पोजिशन होती है तो हम उस पर लिरिक्स डालते हैं। तो सबसे पहले इनकी चलती है आपस में दोनों की ना, कॉम्पोजिशन लिरिक्स ये सब। देन उसके बाद सिंगर डिसाइड होता है कि इसको प्रेजेंट कौन करेगा, गाएगा कौन अच्छे से, जिसका वोकल टेक्सचर कौन है, क्या स्केल रहेगा, क्या पिच रहेगा इसका। देन उसके बाद फिर उसमें म्यूज़िक ऐड होता है। तो खैर यहाँ तो ये सब देखा नहीं जाता, बट हम अपने एंड से ये सब चीज़ें देख के काम करते हैं। अच्छा, तो जैसे पहाड़ी म्यूजिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि हर चीज़ का अपना एक एसेंस होता है, जी। हर चीज़ की अपनी एक आत्मा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ी गानों की क्या वो एसेंस है? मिठास देखा जाए तो, मीठे बोल। हाँ, मीठे बोल, प्यार भरे गीत, पारंपरिक गीत, ये सब मैंने बचपन से ये सब सुना है। फिर जब हम थोड़े बड़े होने लगे तो देखने लगे कि शादी ब्याह बहुत होने लग गई, है ना, शो ऑफ बहुत होने लग गया, तो वहाँ पे चलने लग गया डीजे वाले जी। सॉन्ग्स और ये सब ना, बस वहाँ से चलन हो गया, और थोड़ी थोड़ी पारंपरिक चीज़ें ख़त्म होने लग गई। तो उस चीज़ के बारे में आपको क्या लगता है, अगर आपको कभी मौका मिले अपनी पारंपरिक चीज़ों पर काम करने का, जी। तो वो चीज़ क्या रहेगी, किस तरीके से आप उस पर काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेन एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए उस गाने के पीछे, उस गीत के पीछे कुछ चीज़ होनी चाहिए कि जो कनेक्ट करे, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे मैगी है, मैगी का ऐड कैसा होता है, और लोगों ने कितने डिस्कस भी किया है कि वो पब्लिक से कनेक्ट करता है। 10 रुपये की चीज़ नहीं है वो ये है कि आप कहीं भी खा सकते हो, 2 मिनट में बन जाती है, पहाड़ में जाओ, यारों के साथ बैठो और ये सब ना, तो वही वाली चीज़ है। मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि गाने ऐसे हों जो दिलों से कनेक्ट हो, ये नहीं कि सुन के निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। अब ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि जिनको बनाते बनाते ना आपकी मेमोरीज जुड़ बहुत सारे जाती हैं, हैं। बहुत सारे हैं जी। तो कोई एक ऐसे सॉन्ग की मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? किसके साथ? किसी के हम भी मतलब? हाँ, किसी के साथ भी हो सकती है, मतलब कोई एक ऐसी मेमोरी जो अभी तक आपके दिमाग में है। अभी तक है, हाँ। मेरा एक प्रिय मित्र जो अभी इस दुनिया में नहीं है, गुंजन नंगवाल, उसके साथ मैंने बहुत काम किया। हम लोग 3-4 साल एक ही छत, एक ही घर के अंदर रहे। स्टूडियोज़ सेटअप अलग थे हमारे, बट हमारा दिमाग एक ही था, एक ही लगता था। काम किया, उसके साथ मेरी बहुत मेमोरीज़ है। जब भी गाना बनाते थे सबसे पहले हम शुरुआत करते थे कि कहाँ से, किससे गाना लें, कौन होना चाहिए, बोल किसके होने चाहिए। फिर गुंजन के फादर हैं, वो डिसाइड करते थे, सब छटाई होती थी पूरी। फिर वो गुंजन को बताते थे कि बेटा एक काम कर, वहाँ का रीजनल जो रिदम पैटर्न होता है वो इस पे लगा के देख। तो इतना नॉलेज गुंजन को नहीं था, उनके फादर को बहुत नॉलेज है। तो वो बताते थे, ऐसा गाइड करते थे उसको, और थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ जाता था, मैं वहाँ बैठा रहता था तो
बस वही चीज़ मेरी भी चल रही है अभी तक, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ लाऊं, ये सब बस। जी। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री आगे जा भी रही है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड जो इंडस्ट्री है वो कहाँ आप उसको देखते हैं? अगले साल ही, मतलब मान के चलो 1 साल की मेहनत है, अगर आप 1 साल अच्छे से मेहनत करोगे, फोकस्ड होके करोगे, तो आप अपने लिए तो कर ही लोगे। अच्छा, बाकी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं, अपना चल रहा है बढ़िया। और बाकी ये तो रही म्यूज़िक से रिलेटेड और हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री जी के बारे में। तो जैसे आपके दोस्त भी होंगे बहुत सारे, जी, बहुत है। तो उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है, और कौन ऐसा मित्र है जो आपका बिल्कुल प्रिय मित्र है? कहना बहुत मुश्किल है अभी। प्रिय मित्र बहुत से हैं, जैसे जो ये ऑर्गेनाइज करवा रखा है वो भी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, जी। यहाँ बैठे मेरे सामने भी। तो ऐसे शुभ है, प्रियंका है, यूके है, हैप्पी है, एक मेरे लिए गाने लिखता है हैप्पी, वो है, बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे तो लिस्ट लग जाएगी। तो ऐसा कभी रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, दोस्ती में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं? अब भी करके आ रहा हूँ। हाँ, अभी जस्ट अभी हुई मेरी, तो मैंने कहा अभी नहीं मिल सकता, मेरे को जाना है कहीं, कि नहीं अभी मिल। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, तो हो ही जाता है, तो यारी दोस्ती में चलता है सब। तो ऐसे कभी ऐसी लड़ाई हुई है भयंकर कि उसके बाद फिर कभी बात ही नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं रहता, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा, मेरी हो जाती है मेरी बस। और मेरे साथ ये रहता, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से लड़ाई करता हूँ, अदरवाइज मैं मतलब किसी से वो भी नहीं करता, शेयर भी नहीं करता ये सब। ओके। जी। तो अब बात करते हैं हम फोक म्यूजिक की। अगर जैसे फोक म्यूजिक में आजकल फ्यूजन आपने देखा ही है कि फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसको फ्यूजन ऐड करने का हमारे फोक म्यूजिक में क्या वो प्रोसेस रहता है? सी अभी जैसे हम लोग, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, बहुत सारे जॉनरा हैं, है ना। पंजाबी भी आपने इंडस्ट्री देखी होगी, पहले हर पिंड वाले गाने बनते थे, उसमें ढोल और ये सब चलता था। आज के कितने गाने होंगे जिसमें उनके भांगड़े वाले ढोल चल रहे हैं? मिनिमम गाने, एक एक गाना निकलता होगा, और सारे किक बेस स्नेयर ये सब चीज़ें, सिंथ कॉर्ड्स वगैरह यूज़ होती हैं उसमें। मतलब लेवल इंक्रीज करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसी पुराने चीज़ों में आप अटके हुए हो अभी तक, वही चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही है। क्योंकि क्या होता है ना, एक गिलास को कितनी बार भरोगे आप, एग्जैक्टली। है ना, वो कभी ना कभी टूटेगा, या तो फटेगा, या तो गिरेगा उसमें से सामान, तो आपको गिलास चेंज करना पड़ता है कभी कभी। तो फिर मतलब उसमें ही रहता क्या है? आप लोग पहले जैसे सेलेक्ट करते हो कि इस टाइप की बीट हमें इसमें डालनी चाहिए या किस टाइप की, ये सब दिमाग में रहता है। मान स्टार्टिंग लो से जैसे ही? आप आए मेरे पास ना, आप गाना लेके आए हैं, तो सबसे पहले मैं तो गाना सुनूंगा आपसे, आपका वोकल टेक्सचर देखूंगा, अगर आप ही सिंगर हैं तो, कोई और है तो सुन लूँगा उसके पुराने गाने। इमेजिन करता हूँ, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है हमारे काम में, सब चीज़ में। मेरे ख्याल से वीडियो का डायरेक्शन भी अगर आप देखो तो इमेजिनेशन होती है। रैकी कर रहे हैं, जगह पे जाके देख रहे हैं कि यार यहाँ पे शॉट कैसा लेना है ना, आर्टिस्ट से क्या करवाना है, वो वीडियो डायरेक्टर ही बताएगा, कोरियोग्राफर ही बताएगा क्या नाचना है, कहाँ पत्थर में खड़े होकर नाचना है, कहाँ क्या करना है, मतलब है ना। तो वही चीज़ है हमारे साथ भी, हम भी देखते हैं, पहले समझेंगे कि लिरिक्स इस तरीके के हैं, बोल ये हैं, लव है तो लव डायरेक्शन में जाना चाहिए, बीच में कोई अम्मा और बहजी का प्यार नहीं आना चाहिए, प्यार है तो प्यार मोहब्बत का, लड़ाई है झगड़ा है तो वो लड़ाई झगड़े का गाना, मतलब इस तरीके से ना। और उसमें फिर हम फोक फोक मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं डिसाइड करता हूँ गाने की कॉम्पोजिशन से। अगर गाने की कॉम्पोजिशन आप पुरानी उठा के आप उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बना रहे हो, तो आप उसको फ्यूज़ करो। अगर आप पुरानी उठा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको उसी जॉनरा को बेस्ट लेवल क्वालिटी का देना चाहिए, है ना। माइक अच्छे लो, अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करो, वही साउंड जो ढोल दमों का पुराना ओल्ड टाइप था उसको नए रिकॉर्ड कर दो, क्या दिक्कत है। और जैसे आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, जी 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 और जी, कंपोजर ये भी तो हैं, बहुत मेहरबानी ऊपर तो भगवान की। म्यूजिक डायरेक्टर की फील्ड में कहाँ से एकदम एंट्री कैसे हुई कि म्यूजिक डायरेक्शन में जाना है अब मेरे को आगे, या क्या आपके एक्चुअली दिमाग में गलती था? से मैंने एक स्टूडियो में जाके गाना रिकॉर्ड करवा लिया था अपना, दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में एक स्टूडियो था, 3 गाने करवाए थे मैंने अपना, तेरे बिना दिल नहीं लगता राहत फ़तेह अली खान का, एक रब का शुक्राना मोहित चौहान का, और आशिकी 2 का तुम ही हो।
ये 3 गाने मैंने अपनी प्रोफाइल के लिए एक सीडी में रिकॉर्ड करवा के, बट जब मैंने स्टूडियो देखा ना, मैंने कहा इस बंदे की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये बैठ के मेरे को क्यों इतना वो दे रहा है, मैं तो सीख क्या रखा हूँ। मैंने कहा ये क्यों कर रहा है, जब मेरे से पैसे यही ले रहा है तो मुझे क्यों सिखा रहा है। मैंने कहा कुछ तो बात है। फिर ओनर से मिला तो ओनर ने बोला ये रिकॉर्डिस्ट है। मैंने कहा अच्छा रिकॉर्डिस्ट की इतनी वैल्यू है, तो मैंने कहा डायरेक्टर की कितनी होगी। तो वहाँ से मेरे को लगा मुझे डायरेक्टर बन जाना चाहिए, तो वहाँ से फिर मैं डायरेक्शन के फील्ड में डायरेक्शन भी में आ आ गया। गया। और ऐसा कब लगा कि इसी चीज में आपको प्रोफेशन आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप कुछ और भी कर ऐसा अभी सकते तक थे। नहीं लगा मुझे। अच्छा, अभी भी नहीं लगा? नहीं, अभी भी मुझे होता है यार जिम खोल लेता हूँ, MMA कर लेता हूँ। मतलब थॉट्स तो आते रहता है ना, ह्यूमन माइंड कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। फिर आखिरकार मुझे सुबह उठ के बैठना, सुबह तो उठा नहीं जाता यार, दिन में उठ के बैठना पड़ता है और रात भर काम चलता है। तो वही है मेरा प्रोसेस, अपना म्यूज़िक ही करना है अब आगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप दिन में उठते हैं, तो आपकी दिनचर्या के बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। दिनचर्या बहुत अच्छा है मेरा दिनचर्या। मतलब आजकल के हिसाब से जो आजकल की जनरेशन है वो रात को थोड़ा लेट सोती हैं, है ना। पहले फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, 200-250 रुपये का रिचार्ज आता था उस टाइम पे, हम केबीज़ का यूज़ करते थे। कुछ केबी का नहीं, सॉरी 20 रुपये का कूपन आता था, उसमें 15 MB मिलती थी, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी एक ही उसमें सेट में इतना 1-1 GB 2-2 GB मिल रहा है, तो लगे पड़े हैं रात को स्क्रॉल करने पे। अच्छी चीज़ भी है, नॉलेज भी मिलती है, कचरा भी मिलता है दिमाग में, तो आपको देखना होता है क्या डालना है दिमाग में। बाकी वो डाल के सो जाओ अपना, फिर उसके बाद सुबह उठा जाता है तो उठ के काम करो। सुबह नहीं, सॉरी दिन में। तो जी। फिर आप दिन में उठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और खाने का कैसा रहता है, मतलब आपकी डाइट वगैरह में आप कैसा कुछ? आजकल थोड़ा मेंटेन कर रहा हूँ अपने आप को, कि जैसे प्रोटीन डाइट कितनी लेनी है, फाइबर कितना खाना है आपको, लिक्विड डाइट कितनी लेनी है, कब कब खाना है, ये चीज़। तो जब जब उठ गया उसके बाद से क्या क्या करना है वो सब कर लेता हूँ। बाकी सोने का उठने का थोड़ा अभी मेरा अभी ख़राब हो रखा है, हिसाब किताब। ये पापा बोल बोल के थक गए हैं, बेटा सुबह उठ। मैंने कहा अब देखते हैं, सुबह रात को सोएंगे तो जल्दी उठेंगे फिर सुबह। और जैसे ऐसा होता है कि अगले दिन का आप पहले ही प्री प्लान कर लेते कभी होंगे? नहीं होता, बस क्लाइंट्स के लिए होता है कि हाँ डेट दे देते हैं कि आपको आना है उस दिन, है ना। आपके लिए उस दिन हम समय निकाल सकते हैं, अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अपने लिए कोई प्री प्लान नहीं रहता कि कुछ भी नहीं। उठ के सीधा जो हाथ लगा फटाफट वो कर दिया हाँ पहले? बिल्कुल, झाड़ू मारना है झाड़ू मारो, सेब मिल गया खा लो। करते हैं आप घर का काम? घर का बिल्कुल, कपड़े धोए कल बहुत सारे। उसके बाद फिर आना था यहाँ तो तैयारी करी, दिवाली आ रही है, साफ़ सफाई करी थोड़ी, वही बताया मैंने, वो सब साफ़ किए झाड़ू वाड़ू से। तो बस यही चल रहा है आजकल। तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? मम्मी पापा और मैं बस। ओके। तो फिर सारा काम मुझे लगता है लगभग लगभग मम्मी के साथ आपको हेल्प करनी पड़ती होगी? हाँ मम्मी के साथ। अभी जैसे घर जाऊँगा तो वहाँ पे भी जालियाँ हैं, दरवाजे हैं, ये हैं, टॉरेंस वगैरह लगाते हैं हम। मार्केट में शॉपिंग जाएंगे तो वो लगाएंगे, रंगोलियाँ। मम्मी एक वो बनाती है आटे की, हमारे एक्चुअली मैं कुमाऊँ से हूँ, तो हमारे में ना क्या होता है, ऐसे मुट्ठी करते हैं, आटे का पीस के रखते हैं, वो सॉरी चावल का वो उसमें ना थाली में, उसमें ऐसे करके माता रानी के पैर बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके ना। एप्रन कलर से? हाँ ऐसे ऐसे करके पैर बनाएंगे और उसमें डॉट से वो पंजे का निशान बना देता है। वो बहुत प्यारा लगता है, जैसे आप आ रहे हैं ना तो वो सूखता है तो वाइट हो जाता है बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है वो। तो ये सब बनाना है अभी घर जाके। दैट्स हम वेरी नहीं कर रहे नाइस हैं। कि आप अपनी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इकलौता ही हूँ कुकिंग इसलिए। कर लेते हैं? सब कुछ आता है सब कुछ बनाना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर इनकी होने वाली वाइफ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बोल वो सकते तो हैं। संडे को ही बनेगा उसके साथ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काम करूँगा ना भाई। अभी मैं रात को सो रहा हूँ तो जब शादी हो जाएगी इसका मतलब ये थोड़ी मतलब खाना मैं ही बनाऊँगा, खाना तो वही बनाएगी ना। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा जी। हो गया कि अच्छा, अब मैं नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना बनाने के लिए शादी करूँगा मैं, लेकिन खाना तो ऑब्वियस ही है ना। और अगर लड़की ने ये डिमांड रख दी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, फिर? तो बोलूँगा इतना कमाओ कि वो ज़ोमैटो कर सको भाई, इतना तो रखो। डेली बाहर का खाना खा लेंगे आप? अभी तो चल रहा है मेरा, बाहर का ही चल रहा है। जैसे सुबह उठ के दिन में उठ के पोहा मंगा लिया। नहीं, तो अभी तो आपने बोला डाइट पे हो। हाँ तो यही तो डाइट है। पोहा? पोहा, बेसन का चीला, कुछ चीज़ें जैसे ऑमलेट बना लेता हूँ मैं। जैसे वो ना अब अंडा वंडा खा सकते हैं हम तो खाते हैं, नवरात्रि वगैरह छोड़ के खा लेते हैं। जी। तो म्यूजिक डायरेक्टर में और सिंगर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्या चीज़ लगती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। सिंगर का काम है, डायरेक्टर ही बताएगा क्या गाना है,
वो आएगा गाएगा चला जाएगा, बट डायरेक्शन इज द मेन थिंग ना, कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। प्रोड्यूसर आ रहा है, प्रोड्यूसर पैसा लेके आ रहा है, जी आप कुछ बना के दे दो, भाई वो तो दिमाग तो उसी का चल रहा है ना, डायरेक्टर का। तो आर्ट जो कंपोजर होता है वो भी डायरेक्टर पे ही डिपेंड होता है कि भैया लास्ट पे यही लगाएगा तड़का इसमें, जो भी करेगा। मैं तो सही बता रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर ही है जो है, बाकी तो मेरा भरोसा है। तो फिर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ही पसंद है? हाँ। तो गाना ज्यादा पसंद नहीं है आपको अपना? नहीं, अपने पसंद है ना। मुझे अपने ही पसंद है। अपने ही पसंद है, किसी और के नहीं सुनते? नहीं नहीं, और के भी सुनता हूँ। अब जब बात अपने गानों की ही आई है जी। तो अपने 3 गाने रैंक करो। सबसे पहला तो मैं करूँगा अभी रिसेंट जो आया रूप को मंतर, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, मेरी खोपड़ी ख़राब करी है प्रियंका ने। बोलूँगा मैं बोलूँगा प्रियंका को कि भाई ने करी है भाई, मेरी खोपड़ी ख़राब तो करी है, देखो क्यों, क्योंकि उसको बेस्ट चाहिए होता है। और मुझे नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट को कोई उसके हिसाब का ना काम दे सकता है, तो वो तभी दे सकता है जब उसके कंधे में चढ़ के बैठना पड़ता है। तो वो आती है और वो बैठ जाती है और बोलती है हाँ करो, मैं देख रही हूँ, बनाओ। अब क्या बनाए, बगल में बैठी है वो, तो लगाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है ना। जब आर्टिस्ट सामने बैठा हो, क्लाइंट सामने बैठा हो, तो कुछ नहीं होता, हाथ पैर नहीं काम करता है उस टाइम, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं। बढ़िया। पहला रूप का मंत्र, और दूसरा मैं बोलूँगा रमझम। काफ़ी चला, लोगों को उसकी रिदम बहुत अच्छी लगी है, जबकि मेरे लिए वो बहुत इजी सॉन्ग था। मतलब मेरे लिए ऐसा प्रोड्यूस करना वो बहुत इजी था। उसमें कहाँ ब्रेक्स आएंगे, कहाँ पे एक लीड देनी है, ज़्यादा नहीं, आप सुनना उसको गाने को, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बजा हुआ, बट जो भी जितना भी बजा है साफ़ सफाई से बज रखा है। जो रिप्रेजेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और थर्ड अभी कौन सा बोलूँ, ये कुछ एक मैं प्रोड्यूसर जी का नाम बोल दूँगा, नहीं गाने का नाम बोलूँगा मैं, नग बढ़िया। उसमें दीक्षा ढोंडियाल का गाना है वो। और मुझे मतलब गाना मुझे उनके प्रोड्यूसर ने दिया था, सिंगर उन्होंने वो किया था कि ये सिंगर रहेंगी। एक्चुअल में वो भी एक आर्टिस्ट है, वो भी गाना लिखती हैं अपने, दीक्षा ढोंडियाल, बट ये हमने उनका गाना किया था। कंपोज उन्हीं का था, सब कुछ उन्हीं का था, बस सिंगर वो थी, तो वो प्रोड्यूस किया था। वो तीसरे नंबर में मैं इसको रखूँगा कि गाना ये भी अच्छा बहुत चल रहा है। गाइस जाके आप देखो ज़रूर, नग बढ़िया चैनल तो मुझे नहीं पता, नग बढ़िया डाल देना, मिल जाएगा आपको। और अपने गाए हुए गाने रैंक करो। गाए हुए गाने, एक गोठरदा बकम बम है, वो आपने सुना होगा, एकापेला 2। एकापेला 3 की बात नहीं करूँगा मैं, वो आप पूछ लेना मुझसे क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड, एकापेला 1 और 2, उसमें मैंने काफ़ी, हमने उसमें एकापेला मीन्स कि आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप मुंह से दे रहे हैं अपने, ओरली आप साउंड निकालते हैं उसमें और सिंगिंग भी करते हैं। तो हमारे लिए बहुत टफ था वो, कि हमें गाना भी गाना है और अपनी आवाज़ से पीछे म्यूज़िक भी भरना है, तो बहुत मुश्किल था वो। तो ये तो दो उसका गाने प्रोसेस क्या था? पहले सारे गाने वैसे रिकॉर्ड हुए, फिर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड हुए, कैसा था? हम क्या करते थे, जैसे आज हमें पता है कि आज सिर्फ एक हुक लाइन तैयार करनी है, मतलब हुक, जैसे मान लो कड़ी होती है, हुक का मतलब है कड़ी, जो गानों को जोड़ती है, अंतरों को स्थाई से, स्थाई को अंतरे से या ब्रिज से जोड़ता है, ब्रिज काइंड ऑफ मान लो आप, पुलिया। तो एक हुक तैयार किया जो रिपीट होता है वो ना, कि क्या है वो गाना, ना 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 ना, ये एक्चुअली था उल्लू की पट्टी, और लाइक ऐसा था ये गाना, मेरी नानी का गाना था ये, सॉरी मतलब बोलना नहीं चाहूँगा मैं, बट गाना ही था ये, फोक गाना था। सेकंड लाइन तो बहुत ही वाहियात है इसकी, पर हमने चेंज कर दी, है ना। तो हमने चेंज करके स्वर की बच्ची कर दिया, स्वर की कच्ची कर दिया, वो बच्ची था कच्ची कर दिया हमने, क्योंकि पहले गाने ऐसे ही होते थे। गोठर दा का मतलब होता भाई, गोठर नाम है एक आदमी का, कि उसका मतलब है सत्यानाश हो तेरा, की गोठरदा तुम्हारा तो अरे बेड़ा गर्क हो गया तेरा, तो किससे शादी कर ली, ये है वो उस गाने का मतलब। वो हमने बहुत अलग तरीके से दिखाया, उसके बोल चेंज किए, बट एक्चुअल में देखा जाए तो रंजीत सिंह जी हैं हमारे उसमें, जिनके बोल थे कि पंदेर जाना कुछ बोल दीना, भैंस पे जाना को बोल दीना, सब चीज़ नया बोल रही है, तो बैठी क्यों है, शादी क्यों करी हमने इससे। फिर ये चीज़ था, बच्चे परेशान हैं, हम लोग धक्का लगा रहे हैं, बाप को घर पहुँचा रहे हैं, और फिर चुगली भी कर रहे हैं। उसमें आप देखोगे ना, उसका हमने जो डायरेक्शन दिया था, यही दिया था हमने, पूरा बोल के हिसाब से दिया था, बट किसी ने समझा किसी ने नहीं समझा, बाकी ने म्यूजिक एंजॉय किया। अभी बीच में रील्स पे भी बहुत चला था, बहुत चला है वो, बहुत ही ज़्यादा चला वो गाना, और इसमें लड़कियों ने खुद अपनी वो दिखाई है। समझ नहीं आता ना यहाँ पे लोगों को,
लड़कियों के ऊपर है ये, डिस है ये एक तरीके से। हाँ, बट उसमें लड़कियों ने बनाई है रील्स। जी हाँ, बनाएंगे ना। बनाएंगे, अच्छी बात है। अब जैसे आपने जब एक्कापेला की बात करी है, तो फर्स्ट आपका बहुत अच्छा था, सेकंड भी अच्छा था, थर्ड आपने क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक स्टोरी है, किसी को नहीं पता है। थर्ड बन रहा था, मैं गुंजन हम दोनों ने स्टार्ट किया था। हम एक्चुअल में हंस रहे थे उस पूरी कि मैं या खींचूं या खीरोलू जून बस ग्याल हो या हो स्यूंद। ये स्यूंद हमने पहले से सोच लिया था, लिरिक्स थे, बट इतना हाई पड़ रहा था। जा 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 रे चल कदी बूंद, ये कंपोज भी मैंने किया था, पूरा सब कुछ बना के रखा था, बट मेरा कोई योगदान नहीं है फिर उसमें। तीसरे में आपका योगदान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ओके। आपका फेवरेट पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मोरचंग। उसको होठों पे रख करके वाइब्रेट करते हैं। ओके, हाँ। तो आप किसी भी तरीके से उसको वाइब्रेट कर सकते हो, किसी भी टोन का बना सकते हो, किसी भी नोट का बना सकते हो, बड़ा छोटा इस साइज में अवेलेबल मिलता है। हाँ, मोरचंग इज माय फेवरेट। तो आपने अपने किसी गाने में यूज किया? सब गानों में। वो परकशन है एक तरीके से। ओके। ऐसा बजता है वो। दैट्स नाइस। वो चीज़ तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मतलब ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में से शायद जिसका नाम लोगों को पता भी ना हो। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ का है भी नहीं, वो राजस्थान में और यहाँ सब जगह काफ़ी बजता था। जैसे ट्राइबल लोग जो होते थे, ट्राइब्स में बजता था वो। तो आपको हमारे पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट्स में से क्या पसंद है? मोरचंग? नहीं, मोरचंग अच्छा, पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट्स है। हाँ, मोरचंग तो अभी आपने बोला ना कि राजस्थान वगैरह में। मुझे दमाऊ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जब तक उसको सेका नहीं जाता ना, तब तक वो बजता नहीं। वो ऐसा लगता है ढीला सा। जैसे ही उसको धूप दिखाओगे तब हो जाता है वो टाइट एकदम, तब बजाओगे लगड़े लेके। मतलब बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है वो। उसकी एक स्टोरी है, क्योंकि मेरे को याद है ना मैंने कैसे रिकॉर्ड कराया था। हाँ, तो वो स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैंने गलती से महेश चंद हैं यहाँ पे, परकशनिस्ट बहुत अच्छे हैं, फ्लूट आर्टिस्ट हैं, महेश फ्लूट के नाम से फेमस है वो। हाँ जी। तो उनको मैंने बोला कि महेश भाई एक तो जाम्बे, एक ढोल और दमाऊ ले आना प्लीज़। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ले आऊँगा। कि सर्दियों का टाइम था, स्टूडियो में ठंडा हो रहा था। तो जैसे ही वो बजा रहे हैं, पहले तो जा रहा हो टन 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 टन, ऐसा हो रहा है वो अपने आप ही उसका लो बेस वो टोन चेंज हो जा रहा। तो हमने धूप आ नहीं रही थी, हमने ऊपर छत पे लकड़ियाँ जलाई, लकड़ियों के सामने उसको तपाया, तब नीचे आके फटाफट भाग के वो आ रहे थे, फटाफट एक पार्ट बजा करके फिर जा रहे थे उसको सुखाने। तो मतलब बहुत वो था। तब से मेरे को याद है कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ट्राई करिएगा। जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। हाँ, एक तो उसका चमड़ा पता नहीं किस चीज़ का बनता है, वो ढीला हो जाता है बार बार। ऐसी कोई स्टूडियो के अलावा दूसरी जगह जहाँ आप वाइब करना पसंद हो आपको? बाथरूम, नहाते हुए मेरे को गाना बहुत पसंद है। सीरियसली, वहाँ क्या होता है, हॉल होता है, गूंजता है, तो वहाँ पे टोन निकलती है गले से बहुत बढ़िया बढ़िया। आपके दिमाग में कोई नहीं, कोई टेंशन, अरे किसका फ़ोन, किसका गाना, क्या किसकी परेशानी, नहा रहे हो आप पानी से डब्बे में लेके, है ना, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा गाना कर सकते हो। वो अच्छी प्लेस है। अगर आप म्यूजिक में नहीं होते तो किस में होते प्रोफेशनली? सोचने के लिए तो देखो बहुत कुछ सोच सकते हैं, पर प्रोफेशनली मुझे ना नक्काशी वगैरह का काम बहुत पसंद है। लकड़ी लेके टक 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 तो मूर्तियां बनाना और ये सब। मतलब क्रिएटिव चीज़ है वो भी ना, आर्टिस्टिक है वो चीज़ कि मतलब आप बैठो, अभी देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, ये तो पीओपी वाली हैं, बट अगर लकड़ी की चीज़ है, आप उसमें नक्काशी, और उसकी लकड़ी अलग आती है, उसके ऑर्नामेंट्स अलग आते हैं, उसका प्रेशर कितना वो, मैं तो पूरा देखता हूँ, मैं फेसबुक में इसीलिए तो यूज़ करता हूँ, बाकी मुझे और कोई मतलब नहीं फेसबुक से। तो मतलब बनाई है अभी तक कुछ बनाया है आपने? देखी है अभी। प्रोफेशनल अगर प्रोफेशन होता तो मैं पूरा प्रॉपर सीखता इस काम को। तो प्रोफेशनली आप एक शिल्पकार होते? हाँ, मैं शिल्पकार होता। वेरी गुड, नाइस, शिल्पकार। ठीक है। नाइस। तो अब एट दी पूरा सार मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, म्यूज़िक आपके लिए क्या है? अगर मैं एक वर्ड में आपको उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलूँ? म्यूजिक इज़ लाइफ। फॉर यू इट्स अ लाइफ? लाइफ। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है अभी तक,
मतलब इतना कि दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ अभी आपके साथ। तो जैसे ये तो आपने एक वर्ड में एक्सप्लेन किया, जी। और अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप म्यूज़िक क्या है आपके लिए, इसको प्रॉपर अगर डीपली एक्सप्लेन करें आप तो। मैं आपको अपना एक बहुत अच्छा वाक़या बताता हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था, पढ़ाई मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने जिमिंग करना स्टार्ट किया। वहाँ पे भी मैंने देखा म्यूज़िक बज रहा है। खाना खा रहा हूँ रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भी देखा मैंने म्यूज़िक बज रहा है। मैं किसी दुकान में खड़ा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरे को म्यूज़िक ही सुनाई देता था। हर चीज़ में कुछ ना कुछ विदाउट म्यूज़िक कुछ नहीं है, लाइफ में है ही नहीं। तो वहाँ से तो मेरे को समझ में आ गया था कि अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, वही ना शिल्पकार वाली चीज़, कि अगर आपको कुछ आर्टिस्टिक करना है तो मैंने कहा म्यूज़िक मेरे लिए बहुत बेस्ट है। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, 9th क्लास वही। अब पूछते हैं कि विशाल शर्मा को कभी प्यार हुआ है? हाँ जी। कितनी बारी? एक ही बारी है, बहुत बारी? प्यार तो मैं चीज़ों से भी करता रहता हूँ। मतलब जैसे कुछ मेरे बेस्ट, जैसे मुझे अब मेरे माउस से बहुत प्यार है, जिसमें मैं काम करता हूँ। वो ख़राब हो गया ना मेरा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे को भटकना पड़ेगा उसके लिए, सेल कहाँ है क्या है। तो प्यार तो हम करते रहते हैं चीज़ों से। कैसा प्यार पूछ रहे हो आप? मैं दूसरे वाला प्यार पूछ रही हूँ, किसी इंसान लाइफ? से। हाँ, आई एम आस्किंग अबाउट योर लव लाइफ। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले, कोई हो इंटरेस्टेड तो। वो है वो क्या राउंड होता है आपका वो वाला, पास करना चाहूँगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। जी। तो एक क्वेश्चन सर हम अपने सभी आर्टिस्ट से पूछते हैं कि उत्तराखंड इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? इसका थोड़ा डिटेल में आंसर मैं चाहूँगी। सी मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है, वो ये लगता है यहाँ पे ट्रूप्स हैं लोगों के, है ना। यहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं है ये कि आप एक जगह पे हो, कोई बाहर से कोई पार्टी आ रही है या बाहर से कोई प्रोड्यूसर आ रहा है तो वो वहाँ पे देख रहा है कि भाई किसका काम बहुत बेस्ट है। नहीं, उसको किसी ने सजेस्ट किया, वो उसको डायरेक्ट फ़ोन करेगा, वहाँ से काम करेगा। जैसे आप देखो, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो, वहाँ पे भी यही है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सेट पे जाता, अपना काम करता, छुट्टी। घर आके वो अपने फ्लैट लेने की सोचते हैं कि भाई यहाँ पे मुंबई में रहना है तो पहले तो फ्लैट लो, उसके बाद ही काम करेंगे, गाड़ी लेनी पड़ती है, ये सब ना। तो यहाँ पे ट्रूप्स हैं लोगों के, छोटे छोटे। एक बंदा है, वो बोले मैं तो इसी के साथ करता हूँ काम, इसके साथ नहीं कर पाऊँगा। ये है, मैंने भी किया ना, क्योंकि जब मैंने देखा, जब मुझे पता लगा कि अच्छा मेरे साथ नहीं करना चाह रहा काम, ठीक है भाई, मैं भी नहीं करता तेरे साथ काम, क्यों करूँ मैं, है ना। ये है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं खुद बोलूँगा मैंने किया है ये काम, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, बट अब नहीं करता हूँ। अब नहीं करते? नहीं, अब नहीं करता हूँ। और ऐसी क्या चीज़ है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे? इम्प्लीमेंट ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है। मतलब क्या क्या किस बारे में, क्या कुछ एक इनपुट आप अगर इंडस्ट्री में देना चाहो, दे रहे अगर हैं अपना, सपोज आपको दे एक रहे हैं दिन धीरे का धीरे। सपोज अगर आपको एक दिन का कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंज करोगे? मैं घर जाके सो जाऊँगा। मैं सच्ची में, मेरे को मत बनाओ भाई, मुझे डायरेक्टर ही रहने दो, मुझे म्यूज़िक ही बनाने दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता इसके बाद, इसके अलावा। तो आप कुछ ऐड भी नहीं करना चाहेंगे हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, मैं ऐड क्या करूँ, कोई सुनेगा ही नहीं। नहीं, आप एक बार हमें वो चीज़ बताइए, तो क्या पता हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी वो चीज़ सुनी जाए। एडिशन अच्छे आर्टिस्ट के साथ, जैसे आर्टिस्टों के साथ भाई कोलैबोरेशन होने चाहिए यहाँ पे, तगड़े तगड़े लेवल के। मतलब ये नहीं है कि भाई कोई हिट है तो वो अकेला ही कर रहा है या वो हिट के साथ ही कर रहा है। हाँ, नए आर्टिस्ट को भी एक हिट आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहिए यहाँ पे। जी। ये है बस, तो ये आपको लगता है कि एक होना चीज़ चाहिए। इम्प्लीमेंट होनी मतलब चाहिए? मान लो ना, एक हिट आर्टिस्ट बन गया, उसको भी तो कहीं से तो बना होगा ना यार वो। एग्जैक्टली, तो अगर वो कहीं वाला आदमी उससे पूछ रहा है कि भैया आप बहुत अच्छा गाते हो, आप प्लीज़ हमारे साथ काम करो, वो साहब मना कर देगा। वो कहेगा भाई क्यों करूँ मैं, पहले तू यहाँ तक आ जा मेरे पास तक। ये है, और ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल। होना चाहिए, गाना अच्छा है, गाना है तेरे पास, ला मैं गाता हूँ, ये होना चाहिए। और ये है ही नहीं, उसका नाम हटा देंगे, क्रेडिट हटा देंगे उसका, यही चलता है। और सर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कुछ नए बच्चे हैं, नए कलाकार उभर रहे हैं अब तो आपने देखा यंग लोगों को भी हमारे फोक से बहुत जुड़ाव महसूस होता है। तो वो अगर इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या एक
गाइडेंस किस तरीके से, वो क्या प्रोसेस होगा जिस तरीके से वो आ पाएंगे? जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, तो जो जानता है कि म्यूज़िक मैं बना रहा हूँ इस गाने का और जिसको पसंद आता है वो मुझे डीएम करता है, सीधा मैसेज करेगा, पूछेगा कि भैया आपने क्या करा है इसमें, है ना, क्या लूप में काम करते हो आप, रिदम कहाँ से किससे बजवाते हो, कैसे बजवाते हो आप, ये सब ना। तो उसको मैं प्रॉपरली बता देता हूँ। देखो इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता कि भैया ज्ञान बांटते रहें, है ना। ज्ञान देना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उतना कि उसको समझ में आ जाए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि कोई जो पूछ रहा है उसको इंटरेस्ट भी है या टाइम पास कर रहा है। तो अगर ऐसा है, कोई पूछना चाहे तो बिल्कुल बेशक पूछ सकता है और हम बताने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी म्यूजिक से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो बट वो जेन्युइन क्वेश्चंस, हाँ, ये नहीं कि आप सर पैर की बातें पूछ रहे हैं कि भैया ये आप गुफा में आप रिकॉर्ड कर लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। आपको एक तो औचित्य तो ऐसे चाहिए ना। क्वेश्चंस आते हैं आपके बिल्कुल पास? आते हैं। एक मुझसे पूछ रहा है कि आप उंगलियां कैसे फेरते हो उसमें। मैंने कहा भाई क्या पूछ रहा है भाई, उंगलियां कैसे फेर रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिस करिए ना उसकी। मतलब होती नहीं ये वाली वो ऐसे ऐसे करके टंग बजता है, तो कि कैसे बजाते हो आप, बैक पाइपर कैसे बजा रहे हो आप इससे, मिडी से। मैंने कहा उसके प्लगइन है, डाउनलोड कर रखे हैं भाई, पेड है, सब कुछ है, बजाते हैं उसमें। हाँ, पर मतलब जैसे कई बार ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं फिर आपको? बहुत 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 आता है म्यूजिक से रिलेटेड तो बहुत आता है, म्यूजिक मेकिंग से रिलेटेड। तो कभी इरिटेशन नहीं होती कि यार ये क्या सवाल पूछ लिया? होती है ना, मैं रील देखना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं जवाब ही नहीं देता। तो मतलब मैं नहीं देता जवाब फिर। ऐसे क्वेश्चंस एंटरटेन नहीं करते? हाँ, अभी वो जो देखेंगे जिन्होंने पूछे क्वेश्चंस, उनको पता लगेगा कि मैंने क्या किया उसके बाद। फिर उनके क्वेश्चन के बाद मैंने रील देखी है उसके बाद, क्योंकि मैं इरिटेट हो जाता हूँ फिर जल्दी से। मेरे साथ एक वाकया हुआ, बात करा, हेलो हाय कैसे हो आप, मैंने कहा बढ़िया, तो बढ़िया कि गाना गाना सुना बढ़िया। मैंने कहा हाँ जी, टैग करा हुआ है, मुझे टैग कर रखा है, कोलैबोरेट कर रखा है। बंदा पूछता है आपने क्या किया है इसमें, मतलब उनको वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, उनको लग रहा है यार ये बंदा टैग क्यों है, दबा के देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि क्या है ये। मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या कर रखा है। मैंने कहा भाई कोलैबोरेट क्यों किया हो मुझे फिर इस रील में, सही बात है। है ना, जब आपको पता ही नहीं कि मैं करता क्या हूँ। तो अभी यही हो रहा है मेरे साथ आजकल, तो बहुत हो रहा है। तो मैं हमारी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी, जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में या जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इस चीज़ में, तो सर को डीएम कर सकते हैं, विशाल सर को। इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, और जो भी क्वेरीज हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, वो आप सर से पूछ सकते हैं। अगर जिससे कोई आपके साथ काम करना चाह रहा है तो वो किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकता है? डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू या? हाँ, इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि मेल में ना मैं देखता नहीं। एक बंदे ने मेरे को मेल कर रखी है, उसको महीना हो गया, उसने रिप्लाई भी नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको 2 दिन के बाद रिप्लाई दे दिया। वो मेल डाल के भूल गया मुझे, पूछ रहा था कि क्या गाना है, क्या हिसाब किताब, पैसा वैसा क्या लोगे। मैंने सब बताया, मैंने कहा कॉल कर लो आप सीधा सीधा, और मुझे फॉलो करता है वो इंस्टाग्राम पे। तो फिर ये आज देख के उन्हें पता चल जाएगा कि बिल्कुल भाई, देखो डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे ही सब बातें होती है, यही समझ लो उसे। तो चलिए अब हम थोड़ा गेम्स राउंड की ठीक ओर है, बढ़ते हैं। ठीक है, nice. सबसे पहला जो राउंड होगा वो हमारा है रैपिड फायर, ओके, जिसमें 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा 2 सेकंड में दूंगा। और जवाब देने हैं आपको। ठीक है, ठीक है, डन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फेवरेट पहाड़ी प्लेस? नैनीताल, मेरा होम टाउन। ओके, होम टाउन नैनीताल। जी और नैनीताल में कैची धाम भी गए होंगे फिर? हाँ, सब जगह। सब जगह नैनीताल में सब जगह घूम रखे। और अगर आपका म्यूजिक आपके लिए क्या है, एक शब्द में डिस्क्राइब करें? वरदान। वरदान, नाइस। ड्रीम कोलैबोरेशन? विद हनी सिंह। हनी सिंह के साथ ड्रीम कोलैबोरेशन बिल्कुल, करना या तो म्यूजिक बनाऊंगा या तो उसके साथ खड़े होके गाऊंगा। ओके। ऑटो ट्यून या फिर नेचुरल वॉइस? अब इस क्वेश्चन को मैं ऑटो ट्यून। अब इस क्योंकि क्वेश्चन नेचुरल कितना भी कर लो आप अगर किसी डीसी कन्वर्टर से आप कंप्यूटर में साउंड डाल रहे हो ना, तो वो परफेक्ट नहीं होगी, वो ह्यूमनाइज होगी। आपको उसको थोड़ा सा टेक्निकली नोट्स पे लाना ही पड़ता है। या तो मैनुअली लाओगे आप, एक एक नोट्स लगाओगे, या तो आप ऑटो ट्यून लगा के छोड़ दोगे। तो ऑटो ट्यून आप जी प्रेफर प्रेफर करोगे? करूँगा। हाँ, अब ये थे हमारे रैपिड फायर का राउंड। बस। नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं अब जी हम। जी। तो ये है हेल्दी जूस राउंड,
जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जी या तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जी या तो आपको करेला जूस पीना पड़ेगा। डन। और अगर क्वेश्चन का आंसर हुआ ना, नहीं, पता नहीं, तो भी आपको करेला जूस ही पीना पड़ेगा। ठीक है, बता देना, पी लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जी। ऐसा सिंगर जिसकी आपने कभी फेक तारीफ करी हो, उसका नाम। सब सब, एक नाम चाहिए हमें। सब जितने आते हैं, क्योंकि यार काम करना है मुझे उनके साथ। मतलब सीरियसली सब यार, करनी पड़ती है तारीफ ना। आप लड़कियों को बिल्कुल नहीं बोल सकते आप सुंदर नहीं लग रही हैं, बोल ही नहीं सकते आप लड़कियों को, वो करनी पड़ती है। ये हाल है। तो सर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। अभी इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं ज़्यादा इसके बारे में ना, मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। और मतलब अभी ढूंढ रहे हैं आप। नहीं, मैं ढूंढता नहीं। अच्छा, ढूंढते नहीं, नहीं, खुद आ जाती हैं। इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता मैं। ओके, तो लड़कियों, ये एक बहुत अच्छा हिंट है आप सभी के लिए, जो इंटरेस्टेड हैं वो डीएम कर सकती हैं। अरे भाई नहीं, मत करो यार, मत ही करना भाई। ओके, सबसे ज़्यादा अंडररेटेड आर्टिस्ट कौन लगता है आपको उत्तराखंड इंडस्ट्री में। मैं एक का नाम बोलना चाहूँगा, रैपर है, मतलब गढ़वाली वाला है या वैसे ही नॉर्मल, क्योंकि उत्तराखंड से ही है ना, वो भी हिंदी ही करता है वो। हाँ, उसका नाम है मॉबडी। ओके, भाई का गाना सुना मैंने, एक राम रगड़ा सबसे तगड़ा एक है गाना ना। फिर उसके बाद से मुझे वो आर्टिस्ट कहीं नहीं दिखा। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन बहुत अंडररेटेड है वो, पता नहीं कहाँ है अब, कुछ समझ ही नहीं है उसका। मैं बोलना चाहूँगा मॉबडी को, प्लीज़ आओ, मेरे साथ मत करो काम, लेकिन काम करो भाई। लेकिन काम करो। और ऐसा कोई आर्टिस्ट है कि जो आपको लगता हो कि बहुत बनता है अपने आप को, आप जबकि मेरी है नहीं। दुकान बंद करवाओगे, पता है आपको। आपने ऐसे से वो पूछ लेना, ये आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट, चलो जो बनता है मैं इतना बनता हूँ ना अपने आप को, मतलब मैं ही हूँ जो हूँ। मैं सच्ची बता रहा, सच्ची। ठीक है, मैं पी सकता हूँ लेकिन सच्ची। नहीं ट्रू। पीने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको पसंद आ रहा था। अरे फिर बहुत टेस्टी है तो। सर, हम अपने सभी आर्टिस्ट को एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं अपनी तरफ से, बाबा केदार, तो वो आपके लिए भी है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी बातचीत आज विशाल सर के साथ। तो कैसी लगी सर आपको बातचीत। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। मैंने पहली बार पॉडकास्ट किया है किसी के साथ। मैं पूरा फुल क्रेडिट दूंगा शुभ साहोता का। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने इतना आभार प्रकट किया मेरे लिए कि मुझे इनवाइट किया, समझा कि एक आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, बाकी इतना प्यार दिया और इतनी अच्छी जगह में बिठाया। बहुत कुछ किया, तो सो थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो पर आने के लिए आपको Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। मैं अब ऑडियंस से चाहती हूँ कि जो इस शो पर हमने बातचीत करी है और जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, तो शायद उन चीज़ों पर काम हो हमारी इंडस्ट्री में आने वाले टाइम पे। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।